नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स बाय कंसेप्ट के इस नए वीडियो में। और जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं फर्स्ट क्लास है हमारी, जो लॉजिकल रीजनिंग का हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है। मैं आपको बता चुका था शेड्यूल पहले से, स्टेटमेंट अजम्पशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये क्लास हमारी होने वाली है स्टेटमेंट और कंक्लूजन की। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, कथन और निष्कर्ष। क्लासेस के फॉर्मेट के बारे में अच्छी तरह से आप जानते हैं कि पहली क्लास जो होती है उसमें हम सीखते हैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन या फिर कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन कर चुके हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन आज है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम पहले हम देखेंगे उसके बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चन को कैच करना है। पहली क्लास में बेसिक क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट क्लास होगी एडवांस लेवल प्रैक्टिस क्लास। तो ये हमारा रहेगा फॉर्मेट पढ़ने का इसको। और अब शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है, कीवर्ड्स हैं। मैंने आपको बोला था कीवर्ड्स पहचानने बहुत जरूरी होते हैं। कीवर्ड्स हम पहचानने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। देखिए यहां पर दो कीवर्ड सामने आएंगे आपके, स्टेटमेंट आएगा एक, तो एक होएगा कंक्लूजन। स्टेटमेंट या फिर कथन जिसको कहते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं साथ साथ। वो क्या होगा, अ गिवन फैक्ट या ट्रुथ। कोई भी एक फैक्ट दिया हुआ हो सकता है, आपको कोई भी दे सकता है, मान लो 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर वर्किंग और नॉट, ऐसा कुछ भी दे देगा। या फिर कोई ट्रुथ दे सकता है। ठीक है, आपको दे सकता है कि भाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो एक ट्रुथ हो गया। कोई भी प्रोवर्ब हो गई, कहावत हो गई, इस तरह की बात बोल सकता है आपको। या फिर कोई भी आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है, कोई भी परिस्थिति या स्थिति का हवाला दिया जा सकता है। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, कोई भी स्थिति दी जा सकती है आपको। मगर आपको हमेशा की तरह एक ही बात याद रखनी, जैसे हमने स्टेटमेंट अजम्पशन में मानी थी, ये हमेशा आपको ट्रू माननी है। कुछ भी हो जाए, स्टेटमेंट को, कथन को हमेशा सत्य ही मानना है। ये पूर्णतः सत्य चीज है, हमेशा मान के चलेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे गलत, तो ये हमको काम नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, स्टेटमेंट जो होता है हमेशा सही होता है, चाहे कुछ भी दे दे आपको, चाहे कुछ भी दे दे। इंडिया इज स्मॉलर इन एरिया देन पाकिस्तान, ओके सही मान लो। भले पाकिस्तान हमारे बराबर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान एक स्टेट के बराबर हो जाए, 2-3 स्टेट के बराबर हो जाए, मगर हमको मान के चलना है, अगर स्टेटमेंट में दे दिया पाकिस्तान का क्षेत्रफल, पाकिस्तान का एरिया इंडिया से ज्यादा है, आप बोलोगे हाँ है। स्टेटमेंट ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई बात स्टेटमेंट की, कथन की। बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष क्या होगा, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है जिसको आपने ट्रू माना है या दिया है, जो भी है वो हमारे लिए ट्रू है, वो हमारे लिए बिल्कुल परम वाक्य, ब्रह्म वाक्य है। ठीक है, उसके बेस पे देखना है कि कंक्लूजन या निष्कर्ष सही निकलता है या नहीं निकलता है। और इसमें हमको बहुत ज्यादा संभल के चलना होता है, एकदम कड़ी बात को नहीं उठाना है। कोई रूल याद मत करना, पहली बात तो कोई भी सिखाए मोर आ जाएगा तो ये होगा, मस्ट आ जाएगा तो ये होगा, मे आ जाएगा, कुछ नहीं, ये सब कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई ऑल्सो टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर कि लॉजिकल रीजनिंग में सीधी सीधी बात यही होगी कि आप रिपीट कुछ नहीं करेंगे। कोई भी चीज आप रिपीट किसी के पीछे नहीं करेंगे। कोई आपको रटा रहा है मस्ट में, ये रूल वो रूल, कोई रूल नहीं होता है, लॉजिक लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं, क्वेश्चन से समझेंगे। 10 क्वेश्चन की क्लास होने वाली है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चन लिए इस वाली क्लास में, बेसिक क्वेश्चन। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज फाइनली आफ्टर 10 years ऑफ लीगल चैलेंजेस passed an anti-corruption ordinance. From a reading of the language, the legislation promises to be one of the most effective bills in the history of the state. क्या बोलता है कि राज्य विधायिका जो है उसने 10 साल की कानूनी चुनौतियां, चैलेंज उसके सामने आए, उसके बाद एक भ्रष्टाचार निरोध अध्यादेश पारित किया है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं। इसे पढ़कर लगता है कि कानून राज्य के इतिहास में सबसे प्रभावी बिलों में से एक होने का वादा करता है। सीधी सी बात है, ऐसा बताया गया कि एक लीगल, बहुत सारे 10 साल की लीगल चैलेंजेस, चुनौतियां, बहस रही होंगी, उसके बाद फाइनली जाके स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधायिका ने क्या किया है, एंटी करप्शन ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। और उसको पढ़कर ये लग रहा है कि दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, देश का सबसे इफेक्टिव बिल हो सकता है ये। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब चाहे इफेक्टिव था नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मगर स्टेटमेंट है इसलिए क्या हो गया, ब्रह्म वाक्य, इसलिए क्या हो गया, हमेशा क्या हो गया, ये सही हो गया। आता हूं कंक्लूजन पे। करप्शन इज नॉट नाउ अ प्रॉब्लम इन द कंट्री। देश में भ्रष्टाचार कोई समस्या नहीं रह गई है, कोई समस्या नहीं भ्रष्टाचार की। तो पहला कंक्लूजन जो है, पहला निष्कर्ष जो है, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपके लिए, गलत हो जाएगा। खाली रूल लाने से कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। करप्शन के लॉ रूल कितने भी ले आओ, जरूरी नहीं है करप्शन तुरंत खत्म हो जाएगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। रूल तो ये बनाया गया चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, होती है ना अभी भी कई एरियाज में, तो रूल से कुछ नहीं होता, वो चीज खत्म हो जाए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला जो है, पहला
जो कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष है वो इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है, टू रिड्यूस करप्शन द लेजिस्लेशन मस्ट नाउ बी एनफोर्स्ड, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कानून लागू होना चाहिए, बिल्कुल ही होना ही चाहिए, क्योंकि इसने ऑर्डिनेंस ले आया, ये सब कुछ हो गया है तो, और देश में ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, इसका मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो अब एनफोर्समेंट होना ही चाहिए, सीधा सीधा कानून बनना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी कि जो सेकंड कंक्लूजन है, सेकंड निष्कर्ष जो है वो तो सही है, पहला हो जाएगा गलत। इसका मतलब ओनली टू इज ट्रू, दैट इज बी आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मतलब बात इतनी सी है कि स्टेटमेंट को देख के कंक्लूड करना है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करनी है, कोई बात इधर उधर नहीं माननी है, जो स्टेटमेंट में लिखी है अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। स्टेटमेंट से अगर वो निकल के आ रही है, डिराइव होके आ रही है, तो वो चीज ठीक है, वरना वो चीज क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आ रहा हूं। Whatever else might be said about Indian elections, they are quite unlike those in totalitarian countries in that Indian make choices. And one choice they can make it in this free country is to stay home. बताया ये गया कि भारतीय चुनावों के बारे में एक धारणा है जो बिल्कुल अधिनायकवादी जो देश हैं उनसे काफी अलग है, और वो ये है कि भारतीयों को ये विकल्प होता है कि वो वोट नहीं देंगे या घर पर रह सकते हैं, तो वो भी अधिकार हमारे को प्राप्त है। अगर आप वोट नहीं देते हो तो कई देशों में ऐसा है कि भाई वापस सजा वजा का प्रावधान है, कई सारी फैसिलिटीज से आपको वो वंचित कर दिया जाता है, मतलब सरकारी फैसिलिटीज, कई सरकारी सुविधाओं से आपको वंचित कर देते हैं। यू हैव टू लूज योर मैनी स्टेटस एंड फैसिलिटीज जस्ट बिकॉज यू डिडंट वोट। ओके, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इंग्लिश इन दी बोथ। सो इसलिए बात याद रखेंगे आप लोग कि ये बताया गया हमको स्टेटमेंट में, तो ये बात बिल्कुल सही है, भारतीय इलेक्शन के बारे में बताया गया है। अब कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष क्या है। मोस्ट इंडियन वोटर्स आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड इनफ टू वोट वाइजली। ये बोल रहा है ज्यादातर भारतीयों को पता ही नहीं होता है कि उनको वोट देना है या नहीं देना, उनको सूचित नहीं किया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। उनके पास ये उनका अधिकार है कि वो नहीं जाते, उनको वोट देने का अधिकार है, तो उनके पास ये भी है कि आप मत जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं होता इसलिए नहीं जाते, जानबूझ कर नहीं जाते हैं वो। ऐसा थोड़ी किसी को पता ही नहीं लगता है कि वो जाते नहीं इसलिए वोट देने, भाई हमको पता होता तो चले जाते वोट देने, पूरा ढिंडोरा पीटा जाता है, वो तो सबको पता है बात। तो मगर स्टेटमेंट से साफ साफ नजर आ रहा है कि ये अधिकार है कि वो रह सकते हैं। स्टेटमेंट में ये नहीं बताया गया कि सूचना मिलती है कि नहीं मिलती है, तो ये कंक्लूजन निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से हमको ये नहीं पता लगता कि भारतीयों को सूचित किया जाता है कि नहीं किया जाता है। चूजिंग नॉट टू वोट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ अ फ्री सिटीजन। मतदान न करना एक स्वतंत्र नागरिक का विशेषाधिकार है। हाँ, वो उसको विशेषाधिकार दिया गया, ये बताया गया, बिल्कुल एक विकल्प वे मुक्त देश में बना सकते हैं, घर पर रहना। वन चॉइस दे कैन मेक इन दिस फ्री कंट्रीज टू स्टे होम, ये उनके पास एक विशेष अधिकार है। तो सेकंड कंक्लूजन, दूसरा निष्कर्ष तो सही हो जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कथन में वो निहित है, मगर फर्स्ट निष्कर्ष नहीं हो सकता, इसीलिए ओनली टू इज ट्रू, दैट इज बी आंसर हो जाएगा। मैं आता हूं प्रश्न संख्या 3 पर। रशिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ वैक्सीन अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस। तो नोवेल कोरोना वायरस जो डिजीज है उसके लिए रूस पहला देश बन गया जिसने मंजूरी स्वीकृति दे दी है वैक्सीन को। ठीक है, वैक्सीन उनके वहां पे पास हो गई है, अप्रूव हो गई है। अब निष्कर्ष क्या है, दिस विल मार्क द एंड ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक। बिल्कुल सही बात है, भाई वैक्सीन बन गई तो ग्लोबल पैंडेमिक का नाश तो करेगी ये। दूसरा क्या है, रशिया इज ए पाइनियर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। रूस चिकित्सा नवाचारों का एक अग्रणी है। नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते। क्यों? भाई कोरोना वायरस की दवा बना दी उसने, वैक्सीन बना दी है, वो अप्रूव हो गई है, ठीक है, वहां पर तो वो पेंडेमिक को खत्म कर देगी, अच्छी बात है, इस महामारी का अंत कर देगी ये दवाई। मगर रशिया को आप बोल दो कि मेडिकल इनोवेशन का पाइनियर है, सबसे बढ़िया देश है मेडिकल इनोवेशन के लिए, वो जरूरी नहीं है। अगर कोरोना की निकाल दी, जरूरी थोड़ी सारी बीमारियों की निकाल दी होगी। जनरलाइज हम इसको नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बारे में बात गई तो आप मेडिकली उसको बेस्ट नहीं बता सकते मेडिकल इनोवेशन की दुनिया में। तो दूसरा निष्कर्ष तो गलत हो गया, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर वैक्सीन अप्रूव हो गई है इसका मतलब वैक्सीन सही है, और वैक्सीन अगर सही है, वैक्सीन आ गई है, तो अब वैश्विक महामारी हमारी ये मिट जाएगी। और पॉजिटिवली मैं दुआ करता हूँ इस चैप्टर से हटके भी कि आज एक्चुअली सुबह सुबह डेटा है कि दिल्ली का भी कि 72% रिकवरी रेट हो गई दिल्ली में, एक्चुअली इंडिया में 72% रिकवरी रेट हो गई है। तो इट इज़ वेरी गुड एंड वी आर गेटिंग ट्रीटेड, वी आर गेटिंग क्योर्ड। सो यस, बात करें इस क्वेश्चन की तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है, इसलिए कंक्लूजन 1 निष्कर्ष 1 सही है और दूसरा सही नहीं होगा। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सैनिटाइजर प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट। बाजार में सैनिटाइजर की कीमतें बढ़ रही है। निष्कर्ष क्या दिया गया है भाई आपको? निष्कर्ष दिया गया है, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, थोड़ा पेन बदलते हैं आप लोग के इंटरेस्ट के लिए जी।
निष्कर्ष दिए गए हैं, सैनिटाइजर इज बीइंग अ रेयर कमोडिटी, सैनिटाइजर एक दुर्लभ वस्तु बन रहा है। दूसरा, पीपल कैन नॉट यूज सैनिटाइजर एट ऑल। ये बोल रहा है बाजार में सैनिटाइजर की कीमतें बढ़ रही है। सैनिटाइजर की कीमतें बढ़ने का मतलब ये है, क्या ये इसका मतलब ये बता सकते हो सैनिटाइजर दुर्लभ वस्तु बन रहा है? बिल्कुल नहीं, दुर्लभ वस्तु नहीं है, सैनिटाइजर तो बहुत कॉमन चीज है। कीमतें बढ़ने का कारण कुछ भी हो सकता है ना यार, हो सकता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो सकता है उसकी स्टॉकिंग हो रही हो सकता है उसका मैन्युफैक्चर कम हो रहा हो, ठीक है, स्टॉक हो सकता है उसका, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। तो सैनिटाइजर कोई दुर्लभ वस्तु नहीं हो रही है, वो एक्चुअली लोगों ने इतने हथकंडे अपना लिए थे इसकी कीमतें बढ़ाने के लिए, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। तो सैनिटाइजर की कीमतें बढ़ने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं हो जाती है, दुर्लभ वस्तु नहीं बन रहा है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, लोग सैनिटाइजर का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, इतना टिपिकल स्टेटमेंट, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज हुआ है, एट ऑल, मतलब कीमतें बढ़ने से आप कभी उसको यूज ही नहीं कर सकता, कोई भी उसको लोग बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसलिए ये भी गलत। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष गलत, आंसर क्या हो जाएगा? नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू। तो इसलिए इसका ना तो एक होगा ना दो होगा, ये मेरा आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। नो स्टेट इज एब्सोल्युटली सेल्फ रिलायंट दीज डेज, कोई भी राज्य इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कंक्लूजन देखना होगा हमको, इसका क्या दिया है, इसको स्टेटमेंट को सही मान लीजिए, कोई भी राज्य पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कंक्लूजन क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल दैट ए स्टेट नीड्स, एक राज्य की संपूर्ण जरूरत का उत्पाद करना असंभव है। बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है, ये में भी बिल्कुल चीज सही हो सकती है ये वाली। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये तो मतलब ठीक है, मगर इस स्टेटमेंट कंक्लूजन का कोई रिलेशन ही नहीं है, बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल बोगस चीज दी हुई है, कहीं कोई इस स्टेटमेंट से लिंक नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष तो गलत हो गया। पहला क्या हो गया? सही हो गया कि भाई एक राज्य पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी समस्त जरूरतों का उत्पादन एक जगह हो जाए ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए एक राज्य पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता कि सब कुछ खुद ही कर ले। वो उसको काफी सारी चीजें होती हैं कि जैसे उसको पुल बनाने में मदद चाहिए, उसको कुछ अनाज की उसमें मदद चाहिए, और हर राज्य कैसे पूरा हो सकता है? अब कोई साउथ में स्टेट है तो उसके अगर वहां पर उनको कोई ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज की चीज चाहिए जो सिर्फ नॉर्थ में ही मिलती है, तो वो कैसे कर पाएगा? उसको दूसरा जैसे लानी पड़ेगी, ज्योग्राफिकली उसके पास जरूरत नहीं हो सकती है, तो कोई सेंस नहीं इसका। कोई भी स्टेट अपना खुद का माल सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए पूर्णतः आत्मनिर्भर कुछ नहीं हो सकता। सारे स्टेट आपस में जुड़ के कंट्री बनाते हैं, एक देश आत्मनिर्भर हो सकता है, राज्य आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता। तो पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पहला सही दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाता हूं मैं। द कोरोना वायरस डिजीज 19 कोविड-19 इज अ हाईली ट्रांसमिटेबल which emerged in वुहान चाइना एंड स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। ये बोल रहा है कोरोना वायरस का जो रोग है वो एक उच्च संक्रमणीय है जो वुहान चीन में उभरा और दुनिया भर में फैल गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है, इसको सही मान के चलना है आपको, चाहे फैला चाहे नहीं फैला। अब ये वुहान की जगह लिख देता, ये एक चाइना के एक शहर न्यूयॉर्क में गया, तो आप मान के चलते चाइना में एक शहर है न्यूयॉर्क, मानना पड़ता आपको अगर स्टेटमेंट में दिया होता। यहां दिया वुहान, अच्छी बात है। कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या है? कोविड-19 कैन स्प्रेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, ये खांसने और छींकने से फैल सकता है। देखो हाईली ट्रांसमिटेबल डिजीज बताई है, और यहां वर्ड यूज हुआ कैन, ऐसा हो सकता है, ये नहीं बोला इट ओनली गेट स्प्रेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि हाईली ट्रांसमिटेबल है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं छींकने खांसने से फैलता है, और कोई फैलने का क्या ही तरीका हो सकता है, क्योंकि हम वर्ड कैन यूज हुआ था, एक पॉसिबिलिटी थी, एक संभावना थी यहां पर, ये एक संभावना को इंगित करता है। दिस hints towards a possibility। अगर ये लिख देता कोविड-19 कैन ओनली गेट स्प्रेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, तो वो गलत हो जाता, मगर सिर्फ एक संभावना है और हाईली ट्रांसमिटेबल हमारे को इस संभावना की तरफ इशारा करता है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? ऑल ट्रांसमिटेबल डिजीज एमर्ज इन चाइना, सभी संक्रामक रोग चीन में उभरते हैं, बिल्कुल गलत है। ये तो एकदम बकवास है, आप लोग सब जानते हैं। कोरोना अगर चाइना से निकला, जरूरी थोड़ी सारे चाइना से निकलते हैं, तो ये कोई सही बात नहीं है। पहला सही है, ठीक है, पहला जो कंक्लूजन है वो सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 7वें प्रश्न पे आते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अपने अस्तित्व के 10 साल पूरे कर लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको सही मान के चलेंगे। भाई तारक मेहता ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है जी। और थोड़ा रंग बदलते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी फिजाओं में रंग भरते हैं ताकि कुछ अच्छा हो जाए। तो 10 साल का भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है, स्टेटमेंट मान लिया। इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन,
ये टेलीविजन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो है। मुझे क्या पता बाकी कितने चले हैं, स्टेटमेंट में कहीं दिया है बाकियों के बारे में? कोई 11 साल चलाओ, कोई 9 साल चलाओ, कोई 2 साल चलाओ, मुझे क्या पता लगेगा? पहला गलत है, इसलिए बिल्कुल आप नहीं ड्रॉ कर सकते उससे। द शो इज लव्ड एंड हाई टीआरपी, शो को बहुत प्यार मिला है और ये उच्च टीआरपी वाला है। आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई शो 10 साल चला है तो अगर उसको प्यार नहीं मिलता और उसकी टीआरपी ऊंची नहीं होती तो कोई भी उसको चलने नहीं देता। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ये। 10 साल कोई शो तभी चल सकता है जब उसने परफॉर्म अच्छा किया हो। अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो चैनल उसको क्यों रखेगा? सीधी सी बात है। तो इसलिए हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो तो हो जाएगा करेक्ट। पहला क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं है। तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर पहले कंक्लूजन या पहले निष्कर्ष में ये लिख देता इट इज पॉसिबली द लॉन्गेस्ट रनिंग या इट मे बी द लॉन्गेस्ट रनिंग, तो हम इसको सही कर सकते थे कि हाँ 10 साल चल गया कोई शो तो मे बी ये सही हो जाए। मगर यहां पर दिया इट इज, ये ऐसा है, तो ऐसा है तो फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं है भाई। तो कंक्लूजन 2 या निष्कर्ष 2 सही है मगर 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 3 क्वेश्चन बचे हैं। आज एकदम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर की समझ बना रहे हैं। अगली क्लास आपको पता है बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस की होगी, बिल्कुल एग्जाम में जो आते हैं या फिर उससे भी थोड़े से टफ क्वेश्चन तक हम जाएंगे, रेंज हमारी बढ़ा के चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अबाउट 45% ऑफ अर्बन इंडियन हाउस होल्ड थिंक इट इज अ गुड आइडिया फॉर वाइफ्स विद स्कूल एज चिल्ड्रन टू वर्क आउटसाइड द होम। ओनली 10% ऑफ द रूरल इंडियन हस्बैंड्स अप्रूव ऑफ द सेम। ये बोल रहा है जो अर्बन मतलब शहरी इलाकों के जो घर हैं उसमें 45% लोग ये सोचते हैं कि पत्नियों के लिए, उनकी पत्नियों के लिए जिनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूली उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए घर से बाहर काम करना ठीक है। 45% लोग शहरों में सोचते हैं सर। ठीक है, ये डेटा दिया है हमारे को। मैंने बोला था ना कोई डेटा भी दे सकता है, आपको फैक्ट दे सकता है, तो ये फैक्ट दिया 45% शहरी लोग ऐसे हैं। जबकि गांव में संख्या कितनी है? सिर्फ 10% लोग है। गांव में सिर्फ 10% लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर मेरे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उस उम्र के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो मेरी वाइफ को वहां बाहर नहीं जाना चाहिए काम पे। तो जो सोचते हैं कि जाने देना चाहिए, वो सिर्फ 10% लोग हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है मैं बता रहा हूं। एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बैंकिंग में यही होता है एक फैक्ट टाइप की एक सिचुएशन क्रिएट करके देगा आपको और फिर आपसे कंक्लूजन निकलवाएगा। ध्यान रखिएगा। रूरल इंडियन हस्बैंड्स वुड सीम टू बी लेस सेटिस्फाइड अबाउट वर्किंग वाइव्स हु हैव स्कूल एज चिल्ड्रन देन अर्बन इंडियन हस्बैंड्स। सीधा सीधा ये तो स्टेटमेंट की बात ही लिखी है उसने घुमा फिरा के कि भाई गांवों में लोग कम संतुष्ट होंगे इस बात से कि उनकी वाइफ काम करें जिनका स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है शहरों के मुकाबले, क्योंकि सीधे से इसने बोला 10% इज लेस देन 45%। इस बात को इसने इसमें लिख के दिखाया है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि भाई शहरों में जो है वो गांव की तुलना में ज्यादा है, और इसमें निष्कर्ष में बोल दिया जो ग्रामीण भारतीय पति है वो शहरी भारतीय पतियों की तुलना में कार्यशील पत्नियों के बारे में कम संतुष्ट होंगे जिनके स्कूल उम्र के बच्चे हैं। ठीक है भाई, वही उसी बात को उसने उल्टा लिख दिया, कोरोलरी की तरह लिख दिया। वो बोल रहा है कि भाई ए ग्रेटर देन बी, वो बोल रहा है, और ये बोल रहा है बी लेस देन ए। बस इतनी सी बात लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर निष्कर्ष 2 पे आऊं तो मैं, अर्बन इंडियन हस्बैंड्स हैव अ लेस कंजर्वेटिव एटीट्यूड देन रूरल इंडियन हस्बैंड। ये बोल रहा है शहरी भारतीय पति जो ग्रामीण भारतीय पति की तुलना में कम रूढ़िवादी रवैया रखते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी पता लग रहा है हमको, क्योंकि वो रूढ़िवादी रवैया हो ना कि बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है आपको, औरतों को बाहर नहीं निकलना है, तो ये वाला रूढ़िवादी रवैया भारतीय जो शहरी हैं उनमें ग्रामीणों की तुलना में कम है। तो पहला भी सही हो जाएगा, इसका पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो बोथ कंक्लूड हो जाएंगे, मतलब आंसर हो जाएगा ई। लास्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ कंक्लूजन 1 और 2 आर ट्रू, दोनों निष्कर्ष सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाता हूं मैं। नीम ट्री हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर। नीम के जो पत्ते होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट बताया गया कि भाई नीम के पत्ते मोटे होते हैं, नीम के जो पौधा होता है उसके पत्ते मोटे होते हैं मगर उसको पानी कम चाहिए होता है। अब निष्कर्ष क्या बोलता है? ऑल प्लांट्स विद थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर। अब ये बोल रहा है सभी पेड़ जिनकी पत्तियां मोटी हैं उनको कम पानी चाहिएगा। बिल्कुल गलत है, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो? नीम के केस में ऐसा हो सकता है, बाकियों हो सकता है नहीं होता होगा। ये थोड़ी नीम की पत्ती मोटी है तो उसको पानी कम चाहिए, इसलिए जिनकी सबकी पत्ती जिनकी मोटी सबको पानी कम चाहिए। बहुत एकदम वेग सा स्टेटमेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है? नीम प्लांट्स मे बी ग्रोन इन प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट इन अबंडेंस। जहां जल बहुतायत में नहीं है वहां पर नीम के पौधे उगाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि
नीम को बहुत कम पानी चाहिए होता है, लिटिल वाटर चाहिए होता है। ये स्टेटमेंट में अगर दिया, कथन में दिया है, तो यहाँ निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि जहां पानी बहुतायत में नहीं है वहां पर नीम को उगाया जा सकता है। मे बी ग्रोन, यस। अब मे बी ग्रोन लिखा है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन गई थी, और साथ ही साथ बताया कि पानी बहुतायत में नहीं है तो हमको तो वैसे ही कम पानी चाहिए नीम के लिए, तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। पहला हो गया गलत, तो पहला गलत, दूसरा सही बोले तो आंसर हो जाएगा बी, कंक्लूजन 2 इज ट्रू, तो हो जाएगा 9वें का बी। लास्ट और 10वें क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक वाइक करो यार, ऐसे थोड़ा बढ़ाओ यार, थोड़ा मजा आना चाहिए यार, ऐसे नहीं होना चाहिए शांत शांत बैठे रहते हो, फिर बोलोगे एग्जाम के बाद सर पढ़ाया नहीं था, ये तो हुआ नहीं था। यार करा रहे हैं, देखो आगे फैला दो लोगों तक, सिलेक्शन लाने भैया इस बार। कथन की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, शेयर करने जैसे ही क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद शेयर करना हमारा शुरू करो इसको। Anyone who wants to run and banking coaching like learning capsules can only be successful if he has the academic knowledge that is required for teaching। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी लर्निंग कैप्सूल जैसा एक अगर बैंकिंग कोचिंग चलाना चाहता है तो वो केवल तभी सफल हो सकता है जब उसके पास शिक्षण के लिए जो जरूरी आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान है वो होना चाहिए। एकेडमिक नॉलेज जो होगा अगर आपके पास उसकी जो टीचिंग के लिए रिक्वायर है, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है बैंकिंग कोचिंग चलाने में, लर्निंग कैप्सूल जैसी। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट, इसको हमको सही मान के चलना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोलता है, इफ यू वांट टू रन एनी कोचिंग इट इज एसेंशियल दैट यू शुड नो द एकेडमिक नॉलेज एसोसिएटेड विद इट। बिल्कुल वही सही बात बोली है इसने, भाई वही बात बोली है, बस इसने लर्निंग कैप्सूल्स नाम हटा दिया कंक्लूजन से, निष्कर्ष से, कि भाई अगर आप कोई भी कोचिंग चलाना चाहते हैं तो उससे जुड़ा शैक्षणिक ज्ञान है आपके पास होना चाहिए, नहीं तो कोचिंग कैसे चलाओगे, सीधी सी बात है। दूसरा क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू मैनेज ए बैंकिंग कोचिंग लाइक लर्निंग कैप्सूल्स इट इज एसेंशियल टू हैव ए बैंकिंग बैकग्राउंड। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कहीं नहीं बोला कि बैंकिंग कोचिंग चलानी तो बैंकिंग बैकग्राउंड वाले लोग होने चाहिए। स्टेटमेंट ने क्या बोला, आपके पास बस एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए टीचिंग के लिए रिक्वायर। बैंकिंग आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या उससे मतलब नहीं, अगर आपको सब्जेक्ट आता है वो तो आप पढ़ा सकते हो, आप चला सकते हो कोचिंग, अदरवाइज नहीं। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट के हिसाब से बोला गया कि शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए, बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, बैकग्राउंड के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला हो जाएगा सही, तो 1 ट्रू, सेकंड इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा ए, इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। आई होप आपको पूरा ये लेसन अच्छा लगा होगा। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन, निष्कर्ष के 10 क्वेश्चन और उनका बेसिक था ये, और अब जो परसों वाली क्लास होगी इसमें हम इसकी हाई लेवल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आई होप आपका बिल्डिंग हो गई होगी। एक बार जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़े ये टॉपिक्स उनके लिए एक बार बेसिक ये समझ में आ गए होंगे, और परसों इसकी हाई लेवल क्लास करेंगे। तो मिलते हैं, और आज दोपहर 3 बजे लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन होगा आपके लिए, तो 3 बजे भी मुलाकात होगी इसी चैनल पे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।